मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का विशेष चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए 29 फरवरी को होने वाले हिंदी इलेक्टिव के एग्जाम के लिए जो आप लोगों का लास्ट एग्जाम है दोस्तों, इसका बुक 1 अंतरा का ऑल इन वन वाला सेशन लेकर आए दोस्तों। इस वीडियो को भरपूर प्यार दिखाइए, सपोर्ट दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस एक ही वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें झारखंड बोर्ड के द्वारा पूछे गए हर साल के जो क्वेश्चंस हैं वो भी शामिल किया गया है। इसे देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में तबाही मचा कर आएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और जमकर अपने सारे दोस्तों भी शेयर करें। जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और क्लास 12th में हम लोग धुआंधार तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को जो है सारे दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक चैप्टर को देखते हैं। दोस्तों ऑल इन वन वाली सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आप लोग देख सकते हैं ईदगाह। ठीक है, ईदगाह के लेखक प्रेमचंद। तो चलिए एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस चैप्टर करेंगे, उसके बाद जितने भी चैप्टर से सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और बिना स्किप किए समझिएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो आप सही पता है, नोट कर लीजिएगा, 1880 में हुआ था। कब हुआ था? 1880 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2, प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहां हुआ था? वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। नोट कर लीजिएगा, प्रेमचंद का जो जन्म है 1880 में वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। लेखक परिचय करके जाना है, लेखक परिचय कर लीजिएगा तो आपका जो है काम आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 3 की ओर। प्रेमचंद का जो मूल नाम था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, जैक की तरफ से 2020 में 22 में पूछा गया है ना। तो प्रेमचंद का यानी आधार कार्ड वाला नाम क्या है? कौन सा कार्ड वाला? आधार कार्ड, एडमिट कार्ड वाला नाम क्या है? ठीक है, तो प्रेमचंद का जो आधार कार्ड वाला नाम है यानी मूल नाम, वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 4 देख सकते हैं, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद जो है सबसे पहले उर्दू में लिखना स्टार्ट किए थे, बाद में हिंदी में। तो सबसे पहले जब प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे तो किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से। ठीक है, नवाब राय, नोट कीजिएगा, उर्दू जो है प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखते थे। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रेमचंद की जो सभी कहानियां हैं, जितनी भी स्टोरीज है, किस पुस्तक में, एक ही बुक है उसमें कलेक्टेड है सारा स्टोरीज। वो बुक का नाम क्या है? मानसरोवर। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन 4 मानसरोवर, जो 8 भागों में विभाजित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6, प्रेमचंद का जन्म तथा मृत्यु का उचित विकल्प चुनिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन सजाया जा सकता है, तो प्रेमचंद का जन्म भी जानना चाहिए और मृत्यु भी जानना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन 3 1880 में उनका जन्म हुआ था और 1936 में उनका देहांत हो गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्या है क्वेश्चन 7 में कि प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र क्यों दे दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र क्यों दे दिया था? क्योंकि ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी के साथ आ गए थे असहयोग आंदोलन के कारण, जो 1920 में हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर। ठीक है, यहां से हम लोग का चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, वहां तक लेखक परिचय था। अब हम लोग चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि ईदगाह किस समुदाय का त्योहार है? सॉरी, ईद, तो आप सही पता है ईद जो है वो कौन से समुदाय का प्रमुख त्योहार होता है? मुस्लिम समुदाय का। ठीक है, सबसे फेमस त्योहार होता है। ईदगाह में वो लोग अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, इनवाइट करते हैं कि नहीं करते? सवैया वगैरह खिलाते होंगे। ठीक है, ईद उन लोगों का बहुत ही फेमस त्योहार है। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो भी मुस्लिम भाई बहन देख रहे हैं, ठीक है, सवैया खिलाइएगा। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 9 की ओर। ईदगाह किस विधा की रचना है? तो ईदगाह जो है वो है कहानी है। क्या है? ये एक स्टोरी है। ठीक है, देखिए ईदगाह उर्दू में लिखा गया था, जिसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखा गया और आप लोग को चैप्टर बना दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, रमजान के कितने दिन बाद ईद का प्रमुख त्योहार आता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 गो रोजा रखता है। ठीक है, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है, 30 रोजा रखता है। ठीक है, जो मुस्लिम भाई बहन लोग हैं, जो उन लोग रमजान के जो है प्रमुख जो है त्योहार है ईद, 30 गो रोजा रखते हैं, तब जाके ईद का त्योहार आता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 11 की ओर। गांव के सभी लोग कहानी के आरंभ में कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहां तैयारी कर रहे हैं? ईदगाह जाने का, यानी मेला। ठीक है, ईदगाह उन लोग का मेला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 12 की ओर।
ईद के दिन प्रमुख मिठाई के रूप में क्या बनाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईद के जो है दिन जो है प्रमुख मिठाई के रूप में क्या बनाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेवैया, जो मैंने पहले ही नाम लिया था, ठीक है, सेवैया। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 देख सकते हैं, ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, तो कौन सा त्योहार को? चैप्टर का नाम ही है ईदगाह, तो ईद हो जाएगा इसका इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस त्योहार को जो है महत्वपूर्ण आधार बनाकर जो है ग्रामीण जीवन को दर्शाया गया है, ठीक है, मुस्लिम जीवन के जो है ग्रामीण जीवन को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? हाँ, लेखक को तो एकदम भूलना नहीं है कि ईदगाह जो है इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15, हामिद किस कहानी का केंद्रीय पात्र? केंद्रीय पात्र समझते हैं आप लोग? केंद्रीय पात्र मतलब होता है कैरेक्टर जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसके इर्द गिर्द पूरा स्टोरी घूमती है, उसे सेंट्रल कैरेक्टर बोलते हैं, मुख्य पात्र बोलते हैं, हीरो बोलते हैं। तो हामिद जो है किस पार्ट का, जो किस कहानी का केंद्रीय पात्र है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, स्टोरी का नाम है ईदगाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16, हामिद की उम्र लगभग कितनी बताई गई है? 4-5 साल का, ठीक है, दुबला पतला लड़का बताया गया है, 4-5 साल का, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन 17, ईदगाह कहानी के जो पात्र है हामिद के पिता का नाम क्या था? तो हामिद के पिता का नाम था आबिद, कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 18 की ओर। हामिद के पिता की मौत किस बीमारी से हो गई थी? ठीक है, देखिए हामिद के पिता भी इस दुनिया में नहीं है, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो उनका जो किस बीमारी कारण जो है उनकी मौत हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेजा, कौन सा बीमारी? हेजा, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर। हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गए? तो याद रखिएगा किसकी भेंट? हेजे के कारण ना उनका देहांत हो गया था, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 20 की ओर। हामिद का इस संसार में अब कौन सहारा रह गया? ठीक है, आप लोग क्रिस फिल्म देखे? क्रिस फिल्म देखे हो ना? वहां पर देखिए क्रिस जो है जो हीरो है उनको दादी उनका लालन पालन करती है, उनका मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। तो इसी तरह सेम हामिद का भी इस दुनिया में जो है उनका मम्मी उनका पापा नहीं है, तो उसका जो लालन पालन है कौन करता है? याद रखिएगा उनकी दादी। तो ऑप्शन जो दादी है वो करेक्ट आंसर होगा, और दादी का नाम है अमीना। क्या नाम है? अमीना, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन है 21, ठीक है। क्वेश्चन 21 में पूछा गया माँ बाप मर जाने के कारण हामिद की परवरिश कौन करता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हामिद है उनका इस दुनिया में मम्मी पापा नहीं है, तो उनका लालन पालन उनका परिवेश कौन करता है? परवरिश कौन करता है? ठीक है, तो उनका परवरिश जो करता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादी, और दादी का नाम जो है अमीना। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं है, रात को आप लोग के लिए अवेलेबल करके कंटेंट करके आप लोग के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सारे दोस्तों भी जमकर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा जो मेहनत है झारखंड के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए और सभी का एग्जाम बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ताकि सब बच्चे पास होकर 12th में आ पाए। ठीक है, तो सबको पास कराने की जिम्मेदारी आप लोग का है, मेरा मेहनत को पूरा झारखंड में आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 22 की ओर कि हामिद कहां जाने के लिए प्रसन्न था। ठीक है, तो हामिद जो है कहां जाने के लिए सबसे ज्यादा प्रसन्न, छोटा बच्चा है ना, तो वो मेला जाने के लिए सबसे ज्यादा खुशी होगा, तो ईदगाह, उन लोग का मेला का नाम क्या था? ईदगाह, ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 23 क्या पूछा गया क्वेश्चन 23 में कि त्योहार के दिन अमीना के जो है चिंता का प्रमुख कारण क्या था? बताइए, मेन जो चिंता का कारण था वो क्या था? देखिए त्योहार जो होता है ना, फेस्टिवल, उन लोगों के लिए अच्छा लगता है जिन लोग के पास पैसा रहता है, एंजॉय के लिए नया नया कपड़ा खरीदने का पैसा रहता है। लेकिन वो जो है देखिएगा गरीब लोगों का बहुत खराब होता है, त्योहार में जब पैसा नहीं होता ना तो बहुत टेंशन में आ जाता है। ठीक है, तो त्योहार जो फेस्टिवल है ना, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया त्योहार के दिन अमीना के जो चिंता का प्रमुख कारण क्या था, बता सकते हैं आप लोग? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, घर में पैसों का ना होना, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 24 कि अमीना हामिद को ईदगाह क्यों नहीं जाने देना चाह रही थी? बताइए क्यों नहीं? अमीना जो है हामिद को जो है ईदगाह यानी मेला जाने नहीं देना चाह रही थी, क्यों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। क्योंकि हामिद जो है बहुत छोटा सा बच्चा था, हामिद का अमीना के अलावा दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि उनका मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, हामिद के देख रेख की चिंता भी थी, तो ये सभी का सभी जो कारण है, तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 25 ईदगाह का रास्ता कितना दूर था? 3 कोस। कितना था? 3 कोस। यहां पर किलोमीटर हो गया, याद रखिएगा कोस।
3 कोस था, ठीक है। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 क्या पूछा है क्वेश्चन 26 में कि ईदगाह कहानी में किसका चरित्र यह व्यक्त करता है कि अभाव उससे पहले बच्चों में कैसी बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देती है, ठीक है। तो ये जो है एक छोटा बच्चा भी अभाव के कारण क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ों जैसी समझदारी आ जाती है। तो कौन से कैरेक्टर से ये झलकती है, तो ये जो हामिद से, ठीक है। क्योंकि हामिद को बेचारा को 3 पैसा मिला था मेला घूमने के लिए और वो चिमटा लेकर आ गया, इसमें समझदारी झलकती है ना। तो अभाव के कारण, किसके कारण, अभाव के कारण जो है ना, याद रखिए ऑप्शन जो 1 है करेक्ट आंसर। देखिए एक छोटा सा बच्चा बलून खरीदने के लिए मेला में रोता है और वहीं पर देखिए एक छोटा सा बच्चा बलून बेचता है। तो समझ सकते हैं ना दोनों में अंतर क्या हो सकता है। एक छोटा सा बच्चा बलून खरीदने के लिए रोता है और वहीं एक छोटा सा बच्चा बलून बेचता है। तो जो बेचता है उनका जीवन जो अभाव से जो है परिपूर्ण है, इसलिए वो छोटा में ही बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कि हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती है, कितने पैसे देती है, 3 पैसे देती है, याद रखिएगा 3 पैसे देती है, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या है क्वेश्चन 28, वही क्वेश्चन आ गया कि हामिद के पास कितने पैसे थे, तो जितने पैसे देंगे उतने ही थे। दादी कितने पैसे दी थी, 3 पैसे, तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29 की ओर। क्या है क्वेश्चन 29 में कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे, हाँ ये सब करके जाइएगा। महमूद के पास कितने थे, मोहसिन के पास कितने थे, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है, तो देख कर जाना है कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे, 15 पैसे थे, कितने, 15, क्लियर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 30 की ओर कि महमूद के पास कितने पैसे थे, मोहसिन हो गया, महमूद के पास कितने पैसे थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 पैसे थे, कितने, 12 पैसे, ठीक है। देखिए 3 का टेबल में है, 3 एक कम 3, ये किनके पास थे 3 पैसे, आप सही पता है हामिद के पास, ठीक है। उसके बाद 3 चौक 12, ये 12 पैसे किनके पास थे, मोहम्मद के पास। मोहसिन के पास कितना था, 3 5 15, क्लियर। तो देख सकते हैं 3 से गुना हो जा रहा है, इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, एक बेकार ट्रिक है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा हमको। चलिए आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन 31 हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो हामिद जो है मेले से क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था, क्या खरीदा था, चिमटा, ठीक है। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन क्या क्या खरीदा था ये भी क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। हामिद तो चिमटा खरीदा था, महमूद क्या खरीदा था, तो महमूद जो है वो सिपाही खरीदा था, ठीक है, कर लीजिएगा। मोहसिन क्या खरीदा था, देख सकते हैं क्वेश्चन को अच्छे से सजाया गया है। पहले किसके पास कितने कितने पैसे थे, उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन को सेट किया कि कौन क्या क्या चीजें खरीदा था, ठीक है। तो क्वेश्चन 33 में पूछा गया कि मोहसिन क्या खरीदा था, तो मोहसिन जो है भिस्ती खरीदा था, क्या खरीदा था, भिस्ती, क्लियर हो गया कि इनके पास कितने पैसे थे और कौन कौन मेले से क्या चीज खरीद के लाए, अभी मैंने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 34 दुकानदार ने चिमटे का दाम कितना बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 पैसा, ठीक है। हम लोग मेला में यदि मान लीजिए दुकानदार अभी 6 पैसा में तो कुछ मिलेगा भी नहीं, 1 रुपया का भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मेला में हम लोग को कोई चीज का दाम बताएगा 100 रुपया, तो हम लोग क्या बोलते हैं 50 टका में दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे जाते हैं। तो देखिएगा आगे निकल जाएगा, तब दुकानदार तो खुद बोलेगा आओ बाबू आओ, आज 60 टका दो, 10 टका और दो, 5 टका और दो, इस तरह करता है ना। तो याद रखिएगा आधा दाम में हम लोग ले लेते हैं, तो उसी तरह बार्गेनिंग करने आना चाहिए। तो दुकानदार जो है चिमटा का पैसा 6 रुपया बताया था और बार्गेनिंग कर करके जो है वो 3 पैसा में खरीदा, याद रखिएगा। दुकानदार कितना चिमटा का दाम बताया था, 6 पैसा, ठीक है। हामिद कितना में खरीदा था, 3 पैसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, देखिए क्वेश्चन को कैसे सजाया गया। दुकानदार ने कितना बताया था, 6 पैसा। उसके बाद क्वेश्चन को सेट किया गया कि हामिद ने चिमटा को कितने पैसे में खरीदा था, 3 पैसा, यानी देखिए आधा दाम, सीधा 50% डिस्काउंट हो गया ना। आगे बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 36 हामिद ने चिमटा को क्या कहकर संबोधित किया था, रुस्तमे हिंद, इसको देखकर जाना, ठीक है। क्या बोल दिया, रुस्तमे हिंद, ठीक है, ये नाम दे दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 37 कि हामिद ने चिमटा किसके लिए खरीदा था, तो हामिद जो है चिमटा किसके लिए खरीदा था, अपनी दादी के लिए, क्योंकि रोटी बनाती थी तो उनका हाथ जल जाता था, इसलिए जो है अपनी दादी के लिए यानी अमीना के लिए। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। टाइम नहीं मिला, नहीं तो एक एक स्टोरी जो है ना बेस्ट तरीके से आप लोग को अच्छे से समझा के कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर देता है, ठीक है। लेकिन एक एक दिन में जो है एग्जाम लिया जा रहा है, टाइम भी नहीं मिल पाया। 12 का एग्जाम देकर हम सोचे थे 12 के बाद 11 वालों को अच्छे से तैयारी कराएंगे, लेकिन 12 का जो एग्जाम हुआ जस्ट उसके बाद से 11 का एग्जाम चालू हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं है, 11 को अच्छे से पार कर दीजिए, पास कर जाइए, क्योंकि एक सीढ़ी है 12 तक जाने का, ठीक है। उसके बाद हम लोग 12 में मिलकर करेंगे, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर बढ़ते जो अंत तक किसका खिलौना सही सलामत रहता है,
देखिए सब जो खिलौना खरीद के लाया, कोई भिश्ती लाया, कोई सिपाही लाया, कोई चिमटा लाया, तो सब तक सबसे लास्ट तक किसका सलामत रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हामिद का चिमटा लोहे का था ना, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 39 की ओर, कि बुढ़िया अमीना बालिका अमीना क्यों बन गई। देखिए जो बूढ़ी अमीना है वो बालिका अमीना बन गई, यानी बूढ़ी से जो है वो छोटी बच्ची बन गई। क्यों बन गई थी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हामिद ने बड़प्पन का कार्य किया था। क्या कार्य किया था, बड़प्पन का काम किया था। ठीक है, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने से चाहे ले जाए। ईदगाह कहानी में यह वाक्य किसने कहा, ये कहा है मोहसिन ने। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये था हम लोग का टॉप 40 क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, यानी दोपहर का भोजन का बात करते हैं। ठीक है, दोपहर का भोजन। ठीक है, लेकिन दोपहर का भोजन भी अच्छे से खाने नहीं मिल रहा है, 2 बजे एग्जाम रख दे रहा है दोपहर के टाइम में। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग दोपहर का भोजन अभी करते हैं। ठीक है, दोपहर का भोजन के लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा, अमरकांत। क्या हो जाएगा, अमरकांत। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, कि प्रसिद्ध लेखक अमरकांत जी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो चलिए नोट्स प्रोवाइड कर दिए। अमरकांत का जो जन्म हुआ था 1925 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, बलिया जिले में हुआ था, नगरा नामक गांव में हुआ था। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, लेखक परिचय करके जाना है। 1925 में जन्म हुआ था, राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश, जिला पूछे तो बलिया जिला, और गांव पूछे तो नगरा नामक गांव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 3 की ओर। प्रसिद्ध लेखक अमरकांत जी का वास्तविक नाम क्या था। ये क्वेश्चन अगर कर गए ना, टॉपर वाला क्वेश्चन है, वास्तविक नाम। ठीक है, जैसे हम लोग प्रेमचंद का वास्तविक नाम आधार कार्ड वाला नाम देख लिए, तो अमरकांत जी का आधार कार्ड वाला नाम क्या था, यानी एडमिट कार्ड वाला नाम क्या था, तो उनका वास्तविक नाम था श्री राम वर्मा। क्या नाम था, श्री राम वर्मा। उन्होंने अमरकांत के नाम से साहित्य सृजन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4, दोपहर का भोजन जो है साहित्य की किस विधा की रचना है। इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, कहानी है ना, नाटक है ना, निबंध है ना, कविता है। तो ये क्या है, ये कहानी है। क्या है, कहानी है, हर घर की कहानी। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5, अमरकांत जी प्रसिद्ध कहानीकार थे नई कहानी आंदोलन के। इसको देख लीजिएगा, नई कहानी आंदोलन के जो है प्रसिद्ध कहानीकार थे। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दोपहर का भोजन जो कहानी है मूलतः किस वर्ग की कहानी है, ये निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की है। किसकी है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, हर घर घर की कहानी है। क्वेश्चन 7, दोपहर का भोजन पाठ का जो मुख्य पात्र है, इंपॉर्टेंट करेक्टर है, सेंट्रल करेक्टर है, जिनके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है, वन एंड ओनली सिद्धेश्वरी है। ठीक है, एकमात्र महिला कैरेक्टर, एकमात्र महिला पात्र जिनका नाम है सिद्धेश्वरी, वही इस स्टोरी के मुख्य नायक, मुख्य जो है पात्र, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8, दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य समस्या क्या है, बेरोजगारी का। ठीक है, ना पति को रोजगार मिलता है, ना बेटा लोगों को रोजगार मिलता है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 9 में पूछा गया कि दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी झूठ क्यों बोलती है। देखिए घर में जो है वो झूठ का सहारा लेती है, और जरूरी भी है, घर को टिका के रखने के लिए जरूरी भी है। दोपहर का भोजन में जो है सिद्धेश्वरी जो झूठ है वो क्यों बोलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार में एकता को बनाए रखने के लिए, यूनिटी को बनाए रखने के लिए वो कभी कभी झूठ का सहारा लेती है। जैसे अपने हस्बैंड को बोलता है बड़का बेटा तुम्हारा बहुत नाम करता है, ठीक है, छोटका को बोलता है तुम्हारा बड़ा भैया बहुत नाम करता है। ठीक है, इस तरह का झूठ बोलती है, यानी परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति देव का नाम क्या है, तो पति का नाम है मुंशी चंद्रिका प्रसाद। ठीक है, मुंशी चंद्रिका प्रसाद पति का नाम है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 क्या है, क्वेश्चन 11 में कि विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई है, किनका नौकरी चला गया, क्लर्क का नौकरी उनके पतिदेव का, मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। क्वेश्चन 12 में पूछा गया दोपहर का भोजन कहानी में महिला पात्र का नाम, तो एक और वन एंड ओनली महिला पात्र है जिनका नाम आप सही पता है सिद्धेश्वरी। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो 4 को पुरुष पात्र हो गया, 3 बेटे प्लस 1 पति 4 हो गया, और सिद्धेश्वरी टोटल 5 कैरेक्टर। ठीक है,
टोटल 5 कैरेक्टर, जिसमें से 4 पुरुष पात्र, एक मात्र महिला पात्र, सिद्धेश्वरी खुद। तो सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। चलिए एक एक करके सब बेटे को देखेंगे, बड़का बेटा, मंझला बेटा, छोटका बेटा, सबको देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया? सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो बॉस बड़ा बेटा का नाम क्या होगा? रामायण देखे ना, रामायण में सबसे बड़ा का नाम क्या था? रामचंद्र। तो सिद्धेश्वरी का भी सबसे बड़ा बेटा का नाम था रामचंद्र, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के रामचंद्र की उम्र। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हम लोग को नाम भी देखकर जाना, उम्र भी देखकर जाना, और कौन क्या करता है ये भी देखकर जाना है। तो सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के जो है रामचंद्र, उनका उम्र था 21 वर्ष। कितना था? 21 वर्ष। देखिए यहां पर कुछ नोट्स दे दिए जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। 21 वर्ष था, लंबा था, दुबला था, पतला था, गोरा रंग था, बड़ी बड़ी आंखें था, देख लीजिएगा। प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा था, ठीक है, पिछले साल ही इंटर पास किया था। ये नोट्स जो है आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आप लोग के लिए जो है अवेलेबल करवा दिए। क्वेश्चन 16 आप लोग देख सकते हैं, सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का का नाम क्या था? तो मौसे मंझला, मौसे मोहन, मौसे मंझला, मौसे मोहन। तो छोटा मंझला बेटा का नाम था मोहन, ठीक है। मोहन क्या करता था? ये कितना साल का था? 18 साल का लड़का था, ठीक है। हाई स्कूल का जो प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या कर रहा था? हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। मौसे मंझला, मौसे मोहन जो है, मोहन मंझला बेटा है, 18 साल का है, ठीक है। क्वेश्चन 17 देख सकते हैं, क्या पूछा गया? छोटका लड़का का नाम क्या था? तो सिद्धेश्वरी का छोटका लड़का का नाम था, याद रखिएगा, प्रमोद, ठीक है, प्रमोद। उनका उम्र 6 साल। तो 21 साल, 18 साल और 6 साल। ये एक बीमार लड़का था, ठीक है, दिव्यांग था, खटिया में जो है लेटा रहता था, याद रखिएगा, ठीक है। मक्खी भिनभिनाता था उसका चेहरा पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18, दोपहर का भोजन कहानी का जो कौन सा पात्र है जो गरीबी के एहसास को मुखर होने नहीं देता है और उसकी आंच से पूरे परिवार को बचाए रखती है? तो ये वन एंड ओनली सिद्धेश्वरी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सिद्धेश्वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 19, सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का मोहन किसका प्राइवेट इम्तिहान देने का तैयारी कर रहा है? हाई स्कूल का। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 20 की ओर। सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई? जैसे महात्मा गांधी हे राम कहकर जमीन पर लेट गए थे ना, ये हाय राम कहकर जो है जमीन पर लेटी थी, हाय राम, ठीक है, इसलिए मरी नहीं, जिंदा रही। सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई थी? देखिए खाली पेट था और खाली पेट में वो पानी पी ली थी, ठीक है, एक लोटा उठाकर पानी पी ली थी और कलेजे में जो है पानी लग गया था और हाय राम कहकर गिर गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, खाली पेट पानी कलेजे में लगने के कारण। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 21 की ओर। क्या पूछा गया है कि घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्ति से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है? दरिद्रता का, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर ऑलरेडी जैक की तरफ से 2019 में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का रामचंद्र स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा है? तो मैंने बताया था ना, ये जो रामचंद्र जो 21 साल का लड़का है ये प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 23, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, यह बात मुंशी जी से किसने कही थी? ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है चैप्टर से उठा के कि मालूम होता है बारिश नहीं होगी, यह बात मुंशी जी से किसने कही थी? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धेश्वरी, जो मुंशी जी की वाइफ थी, धर्मपत्नी थी। आगे बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 24, किसकी लड़की की शादी तय होगी? एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो चैप्टर का मेन कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा नाम आ गया था कि किसकी लड़की की शादी हो गई थी, तय हो गई थी, सॉरी शादी नहीं हुई थी, तय हो गई थी, ठीक है। तो गंगा शरण बाबू की लड़की को, ठीक है, ये देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल पिक, मेरा नाम है अनिमेश सर। आप इंस्टा आईडी में मुझे अनिमेश सर करके सर्च कर सकते हैं। जो जो इंस्टा चलाते हैं आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा और हाई कर दीजिएगा, सर मैं 11th का न्यू स्टूडेंट हूं, ठीक है। तो हम आपको जो है रिप्लाई जरूर देंगे, कोई भी डाउट्स हो आप मुझे बेझिझक वहां पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 25 में क्या पूछा गया कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद की उम्र कितनी थी? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की उम्र 45 वर्ष थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हो, पीडीएफ हो, ताकि वहां पर मैं प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। चलिए ये भी चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं, जिसका चैप्टर का नाम है टॉर्च बेचने वाला, ठीक है। और टॉर्च बेचने वाला को भी हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि टॉर्च बेचने वाले पार्ट के लेखक कौन है? तो आप सही पता है, हरिशंकर परसाई। अच्छा सर ट्रिक दीजिए, इसको कैसे याद करेंगे? परसाई यानी परछाई, परछाई कैसा होता है? अंधकार होता है, अंधकार को कौन दूर करता है? टॉर्च, ठीक है। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर
कि टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया, किस स्टाइल में लिखा गया, व्यंग्यात्मक। थोड़ा सा हंसी भी आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसको अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। लेखक परिचय जो इसी में आप लोग को दे दिया हूं कि हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म कब कहां हुआ था, कुछ भी पूछे आप लोग देख लीजिएगा कि 22 अगस्त को हुआ था, 1922 को हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, होशंगाबाद जिले में हुआ था और जमानी गांव में हुआ था। एक साहित्यिक पत्रिका वसुधा का संपादन किया था। 1995 में परसाई जी का देहावसान हो गया था, यानी देहांत हो गया था, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। टॉर्च बेचने वाले रचना में कितने मित्रों की व्यापारिक जो है प्रक्रिया के द्वारा व्यंग किया गया है, ठीक है। तो दो दोस्त के बारे में, ठीक है, लेकिन दोनों दोस्त का नाम नहीं लिया गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों का नाम नहीं लिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 5 कि टॉर्च बेचने वाले व्यंग रचना में चौराहे पर टॉर्च बेचने वाला किस ब्रांड का टॉर्च बेचता था। जैसे हम लोग दिवाली में फटाका फोड़ते थे, मुर्गा छाप, याद है, मुर्गा छाप फटाका फोड़ते थे। तो ये टॉर्च बेचने वाला किस ब्रांड का टॉर्च बेचता था। ये मुर्गा छाप नहीं, ठीक है, ये फटाका था, सूरज छाप का टॉर्च बेचता था, याद कर लीजिएगा। अच्छा सर, सूरज क्यों? सूरज में लाइट होता है ना, ऐसा लाइट होता है, दुनिया का सबसे बड़ा लाइट तो सूरज देव के पास है, ठीक है। तो इसका जो है टॉर्च जो है सूरज छाप ब्रांड का था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से लेखक ने किस पर प्रहार किया है, अटैक किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों। बी में क्या है, आस्थाओं के बाजीकरण पर भी, और सी धार्मिक पाखंड पर भी इसको जो है दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर कि टॉर्च बेचने वाला वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था, ठीक है। एक दिन दोनों दोस्त डिसाइड किया था तुम इधर चल जाओ, हम इधर चल जाएंगे, और 5 साल बाद हम लोग आएंगे, देखते हैं कौन कितना सफल होता है, ठीक है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 साल, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8, अपने दोस्त के साथ रहकर टॉर्च बेचने वाले ने किस दिन अपनी टॉर्च की पेटी जो है नदी में फेंक दी थी। तीसरे दिन, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 9 की ओर। टॉर्च बेचने वाले का जो दोस्त है जनता के मध्य जो है क्या माना जाता था। ये जो टॉर्च बेचने वाला का जो दोस्त था, एक तो दोस्त टॉर्च बेच रहा है और एक दोस्त जो है ना क्या कर रहा, साधुगिरी कर रहा है, दार्शनिक रूप में काम कर रहा है, संत के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, दूसरों को बोका बना रहा है। तो वो जो है सबसे फेमस भी हो गया था। तो टॉर्च बेचने वाले के दोस्त जनता के मध्य क्या जाना जाता था, वो साधु के रूप में भी जाना जाता था, फिलोसोफर यानी दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता था, और संत के रूप में, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंदिर को याद करके जाइएगा। वायव्य पुरुष प्रवचन के अंत में जनता से किस मंदिर में आकर अपनी अंतर ज्योति जगाने की बात करते थे। साधना मंदिर, ठीक है, साधना मंदिर है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। जाकर इस बाबा को क्या बोलते थे कि बाबा मेरा जो है ना एक जो है पेपर अच्छा नहीं गया, कैसे पास करेंगे। तो बोलता है कि आजा बेटा साधना मंदिर में आना, जो है क्या करेंगे, हवन करेंगे, तुम पास हो जाएगा, ठीक है। अगर लिखेंगे ही नहीं तो पास कैसे करेंगे। लेकिन कुछ बोका लोग जाएगा इसके पास और क्या बोलेगा, ये अंगूठी पहन लो बेटा, 5001 रुपया का अंगूठी है, इसको पहन लो, तुम सारा एग्जाम में पास कर जाएगा, तुमको अनिमेष सर का वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बिना पढ़े पास हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बोलेगा बाबा, 5001 का चूना लगा के आपको अंगूठी पहना देगा। तो याद रखिएगा साधना मंदिर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11, टॉर्च बेचने वाले को मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा भव्य पुरुष किसके समान लगा था, ठीक है। ये जो टॉर्च बेचने वाले जो है ना, मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्र पहनकर सजा भव्य पुरुष किसके समान लगा था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिल्मों के संत जैसा, ऐसा वैसा नहीं, एकदम फिल्मों के स्टाइल वाला, ठीक है। पीके फिल्म देखे कभी, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो तो भोले बाबा को फोन लगा दे रहे थे, सोचिए, वहां भी एयरटेल का नेटवर्क है। टॉर्च बेचने वाले कहानी में टॉर्च किसकी कंपनी है, ठीक है, कौन सा कंपनी का है, आप सही पता है ना, मैंने बताया था। क्या हो जाएगा, सूरज छाप टॉर्च, क्या, सूरज छाप टॉर्च। यहां पर दोनों जगह सूर्य छाप, देखिए सूर्य में कंफ्यूज मत होइएगा, सूर्य मतलब भी सूरज होता है, लेकिन सूरज छाप का जिक्र किया, देखिए कैसे फंसाया आप लोगों को। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, सूरज छाप। देखिए 13 नंबर में क्या लिखा गया है कि टॉर्च बेचने वाला कौन से दो सवाल से परेशान था। कौन से सवाल से परेशान था कि पैसा जो है कैसे कमाया जाए, ठीक है। युवा पीढ़ी भी इसी से तो परेशान रहता है
कि भाई इंटर करके जो है पैसा कैसे कमाएंगे, किस फील्ड में जाएंगे, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है आजकल के जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं। तो टॉर्च बेचने वाला कौन से सवाल से परेशान था कि पैसा कैसे कमाया जाए, इस परिस्थिति से सब गुजरते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 14 की ओर कि किस्मत आजमा लेने के कितने साल बाद दोनों दोस्तों को वापस मिलने आना था? 5 साल, मैंने करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, दोनों दोस्त साथ क्या करने गए थे? अपना अपना जो है किस्मत आजमाने गए थे। ठीक है, कौन कितना सफल होता है, किसका भाग्य कहां ले जाता है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 16 कि टॉर्च वाला टॉर्च किस ढंग से बेचता था? देखिए, टॉर्च बेचने वाला जो सूरज छाप का टॉर्च बेचता था ना, वो एक अलग स्टाइल से बेचता था। ठीक है, कैसा कैसा ढंग से बेचता था, इसको पढ़िए, अच्छा लगेगा। टॉर्च वाला टॉर्च बेचने के लिए चौराहे या मैदान में लोगों को इकट्ठा करता था। क्या करता था? सबसे पहले लोगों को इकट्ठा करता था। ठीक है, और अंधेरे का डर का एक नाटकीय रूपांतर दिखाता था, जिसकी वजह से लोग जो है उनकी टॉर्च जो है हाथों हाथ बिक जाती थी। यानी समझ सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग भीड़ इकट्ठा करता था। बीचों बीच में वो क्या करता था, लोगों को बोलता था कि अंधेरा का डर दिखाता था। ठीक है, सांप बिच्छू का डर दिखाता था, एक से एक चीजों का डर दिखाता था और डर से जो है वो टॉर्च बेच देता था। ये है उसका टेक्निक। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 17, दोनों दोस्तों ने कौन कौन से काम अपना धंधा बनाया? तो पहले मित्र जो है वो टॉर्च बेचने का अपना धंधा बनाया था और दूसरा मित्र संत बन गया और उसी से अपना धंधा बना लिया। लेकिन सबसे जो है ये तो देखिए, फिर भी टॉर्च जो है, टॉर्च में उसके लिए उसको कीमत लगती है। ठीक है, टॉर्च खरीदता है तो 10 रुपया 12 रुपया में मार्जिन वो बेचता है। लेकिन ये जो साधु बना ना, इसको कोई भी चीजों का जरूरत नहीं, ये तो लोगों को खाली बोका बना बना के ये सबसे अमीर बन गया था। इसका भवन बन गया था, BMW मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा था, लोगों को बोका बना के। ठीक है, आगे बढ़ते लोग क्वेश्चन 18 की ओर, भव्य पुरुष कौन सी कंपनी का टॉर्च जो है बेचता था? ये जो एक दोस्त है वो कौन सा टॉर्च बेचता था? तो भव्य पुरुष की टॉर्च किसी कंपनी का नहीं था। जैसे एक दोस्त तो सूरज छाप टॉर्च का कंपनी जो है सूरज छाप वाला टॉर्च बेचता था, लेकिन ये जो भव्य पुरुष है, जो साधु है, जो संत है, ये किस कंपनी का टॉर्च बेचता था? इसको अच्छे से समझिएगा। भव्य पुरुष जो है टॉर्च किसी भी कंपनी का नहीं बेचता था, वह संत की वेशभूषा में अपने प्रवचन देता था। ठीक है, और लोगों से अंधविश्वास की आड़ में ठगी करता था। लोगों को बोलता था, देखो बेटा तुम्हारा जो है शादी नहीं होगा, देखो बेटा तुम्हारा अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, सांत्वना मंदिर आओ, इस तरह करके सभी को बोका बनाता था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 4 है, गूंगे, क्या नाम है? गूंगे रांगे। गूंगे अपने जीवन में बहुत रंग दिखाता था, रांगे राघव जो है वो करेक्ट आंसर है। गूंगे कहानी के लेखक का नाम क्या है? रांगे राघव। आगे बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2, रांगे राघव जी का जो जन्म है वो कब और कहां हुआ था? तो रांगे राघव जी का जन्म हुआ था 1923 में उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, रांगे राघव जी का वास्तविक नाम क्या था? विचित्र सा नाम था, इसको रट पाइएगा, त्रिमुल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य। देख सकते कितना बड़ा नाम है, त्रिमुल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य, इतना बड़ा आधार कार्ड का नाम था। इससे अच्छा तो रांगे राघव जी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर एक नोट है कि 39 वर्ष की अल्प आयु में 1962 में वो दुनिया से चल बसे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 4 में कि रांगे राघव जी ने कब से कहानियां लिखनी शुरू की थी? 1936 से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 5, रांगे राघव जी को कब राजस्थान साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया था? 1961 में। ठीक है, रांगे राघव ग्रंथावली जो है प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन 6, गूंगे किस विद्या की रचना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गूंगे क्या है? कहानी है। ठीक है, एक दिव्यांग बच्चे का कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 7, बैटरी मेरा थोड़ा सा डाउन हो गया। ठीक है, फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत किए जा रहे हैं। रात का 12 बज चुका है अभी और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, डिनर भी नहीं किया है, लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत जारी है ताकि आप लोग मॉर्निंग में उठ के इस वीडियो को देख सकें। तो लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए, क्योंकि कल से मेरा ड्यूटी स्टार्ट हो जा रहा है, इसलिए वीडियो दे पाऊं ना पाऊं आप लोग इस वीडियो को देख कर जाइएगा और पोएट्री सेक्शन को भी देख के जाइएगा। बुक 2 ज्यादा चैप्टर नहीं, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया? गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्यांग। ठीक है, मैंने बताया ना, दिव्यांग रहे या विकलांग रहे, आप लोग टिक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर, गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया था? जो गूंगे अपना भुजा पर हाथ रखकर क्या दिया था संकेत? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहनत की खाता हूं। क्या? मेहनत की खाता हूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर, दुनिया हंसती है,
हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया है, यह कथन किसका है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमेली का है। किसका है? चमेली का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। क्यों रे तूने चोरी की है? यह प्रश्न गूंगे से किसने किया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चमेली ने। ठीक है, चमेली सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, गूंगे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है चमेली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। गूंगे कहानी के अनुसार किसने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में ककाल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो सकता है? ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चमेली। ठीक है, चमेली ने गूंगे पर दया किया और उसको अपने साथ अपने घर लेकर गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए गूंगे को किसने पाला था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गूंगे को किसने पाला था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुआ और फूफा ने। ठीक है, बुआ और फूफा ने। वो टॉर्चर करता था, ठीक है, इसका यूज करता था, बर्तन मजवाता था, बासी खाना खिलवाता था। क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं, खेलते खेलते किसने गूंगे को कस कर चपत दी? याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है बसंता, जो चमेली का बेटा था। ठीक है, बसंता जो है चमेली का बेटा था, एक बार दे दिया था एक चपत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। छोटी बच्ची से किसे आवाज देकर बुलाने को कहा गया था? गूंगे को। अब बेचारी क्या बोल के पुकारती है? दूंदे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। छोटी बच्ची ने क्या आवाज लगाई थी? दूंदे। कौन सा आवाज निकाली थी? दूंदे, यानी तोतली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की ओर। चमेली का स्वभाव कैसा था? चमेली जो है कोमल हृदय की स्त्री थी, तुरंत दया करती थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 17। चमेली ने गूंगे से इशारा करके क्या पूछा? हमारे यहां रहेगा, मेरे साथ चलेगा? ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन 18, गूंगे कितने रुपए में नौकरी करने को तैयार हो गया था? 4 रुपए में। कितने रुपए में? 4 रुपए में। आगे बढ़ते हैं, बसंता कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमेली का बेटा था, तो चमेली का बेटी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो चमेली का बेटी का नाम था शकुंतला। बेटा का नाम बसंता और बेटी का नाम शकुंतला। आगे बढ़ते चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर 5 ज्योतिबा फुल्ले। ठीक है, सुधा अरोड़ा, राइटर नाम है सुधा अरोड़ा। चलिए एक एक करके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्योतिबा फुल्ले शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है? सुधा अरोड़ा। इनका जन्म हुआ था, आप सभी नोट कर लीजिएगा, 1948 में लाहौर में। लाहौर अभी कहां है? पाकिस्तान में, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ज्योतिबा फुल्ले और सावित्री बाई के जीवन से आज के समाज को क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है? ज्योतिबा फुल्ले और उनकी पत्नी का नाम है सावित्री बाई फुल्ले। आज के समाज को क्या सीख मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है? स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर सेवा भावना को प्रमुखता देना चाहिए। कभी कभी अपना जो है नहीं सोचना चाहिए, दूसरा का भी जो है सेवा करना चाहिए, भला करना चाहिए। ठीक है, दूसरा का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। ज्योतिबा फुल्ले की जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुल्ले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए किस कार्य का उल्लेख किया है? तो शिक्षा संबंधी कार्य भी, समाज सुधार संबंधी कार्य भी, और धार्मिक रूढ़ियों का जो विरोध की थी ना वो भी। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ज्योतिबा फुल्ले का पत्नी का नाम क्या है? आप सही पता, सावित्री बाई। बहुत सारे बच्ची जो है, लड़की जो है सावित्री बाई जो है योजना के तहत से सरकार से पैसा भी पाती है ना, स्कॉलरशिप, तो नाम को भूलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन 5, ज्योतिबा फुल्ले ने के मौलिक विचार जो है किस पुस्तक में संग्रहित है? सोतकचर्या आसूड़, याद कर लीजिएगा, सोतकचर्या आसूड़। ये 1883 में जो है ये ग्रंथ लिखा गया था। डेट यहां से याद कर कीजिएगा, कुछ डेट मैं आपको बता दूंगा, उस डेट को जो है साल को याद कर लीजिएगा। चलिए बैक टू बैक बता रहे हैं। ज्योतिबा फुल्ले का विवाह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले विवाह 1840 में विवाह हुआ था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 1840 में शादी हुआ था ज्योतिबा फुल्ले का सावित्री बाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुल्ले ने का जो बहुचर्चित ग्रंथ था सोतकचर्या आसूड़ कब रचा गया था? 1883 में। कब? 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा ने क्या उपाय किया था? कि अस्पृश्य जाति के बच्चों को शिक्षा देंगे। जब तक शिक्षा नहीं देंगे ये लोग समाज में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इन लोगों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया तो सबसे बड़ा बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9, ज्योतिबा फुल्ले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? 1888। ठीक है, 1883 मैंने बताया ना सोतकचर्या आसूड़। 1840 में मैंने बताया था क्या उनका विवाह हुआ था, और 1888 मैंने क्या बताया? महात्मा की उपाधि। और एक मैंने बता देता हूं 14 जनवरी 1848। ये बहुत बड़ा काम किए थे इन लोगों ने मिलकर। 14 जनवरी 1848 में पुणे में पहली कन्याशाला यानी लड़कियों के लिए पाठशाला खोला गया था। ठीक है, इनके द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। ज्योतिबा फुल्ले ने किस संस्था की स्थापना की थी? यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्य शोधक समाज। क्या?
सत्य शोधक समाज, अर्थ होता है सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज। इस समाज की जो स्थापना है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 24 सितंबर, ठीक है, 1873, 1873 में, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज, यानी सच की खोज करने वाला समाज, 24 सितंबर 1873 में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, ऐसे परिवार को ज्योतिबा फुले ने कहा था आदर्श परिवार, आइडियल फैमिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के अथक प्रयासों से भारत में की शिक्षा की पहली पाठशाला की स्थापना कब हुई? जो मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे, लड़कियों के लिए पाठशाला यानी कन्याशाला खोले थे, ठीक है। कब खोले थे? 14 जनवरी 1848 में पुणे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुधा अरोड़ा का जन्म कब और कहां हुआ था? ये मैंने थोड़ी देर स्टोरी के स्टार्ट में बता दिया था, लाहौर जो है पाकिस्तान में 1948 में, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बढ़ते हैं, चैप्टर 6 खनाब दोष, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे, ठीक है। एक एक करके चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इससे पहले थोड़ा सा ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में जान लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, बरला गांव में। कौन सा गांव में हुआ था? बरला गांव में हुआ था, ठीक है। उनकी आत्मकथा का नाम याद रखिएगा, जूठन। उनका जो ऑटोबायोग्राफी था ना, उन आत्मकथा का नाम था जूठन, ये भी नोट कर लीजिएगा, आत्मकथा का नाम था जूठन, जिनसे उनको हिंदी साहित्य में जो है पहचान मिला, ठीक है। और इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बेसिक जो है आप लोग बता देते हैं। एक है ये ईटा भाटा वाला कहानी है, ठीक है। ईटा भाटा में ठेकेदार होता है जिसका नाम था असगर, नोट कर लीजिएगा। असगर जो है वो ठेकेदार था, क्या था? ठेकेदार। अब बात करते हैं हम लोग मालिक। मालिक का नाम था मुख्तार सिंह, नोट कर लीजिएगा, मालिक का नाम था मुख्तार सिंह, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये भट्टा मालिक था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे लोग नेक्स्ट, सूबे सिंह, ठीक है। क्या नाम था? सूबे सिंह, एक नंबर का फालतू इंसान था, ठीक है। सूबे सिंह ये भट्टा मालिक का बेटा था, ठीक है, एकदम फालतू इंसान था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुकिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सुकिया, ये मजदूर था, ठीक है। सुकिया सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है खनाबदोस का, ठीक है, ये था मजदूर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मानो। मानो कौन थी? ये सुकिया की पत्नी थी, ठीक है, पत्नी थी। मानो कौन थी? सुकिया की पत्नी। आगे हम लोग बात करते हैं महेश। महेश ये नशे में धुत था, ठीक है। इसको जो बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ था पता है? सूबे सिंह का, ठीक है, क्योंकि इसकी वाइफ के साथ कौन घूमने लग गया था? सूबे सिंह। इसका वाइफ को बाजार घुमा रहा है, शहर घुमा रहा है, ठीक है, फेयर एंड लवली खरीद दे रहा है, इसलिए महेश क्या करने लग गया? दारू पीने लग गया, ठीक है, नशे का लत लग गया था, ठीक है। इसके वाइफ का नाम हम अभी बताते हैं, ठीक है। महेश का वाइफ का नाम था किसनी। क्या नाम था? किसनी। ये जो है सूबे सिंह के साथ क्या बाजार घूमता था, मार्केट घूमता था, ठीक है, ये किसनी। इसको किसनी को जो है ना एक ट्रांजिस्टर गिफ्ट किया था, सूबे सिंह एक ट्रांजिस्टर गिफ्ट किया था, शहर घुमाता था, ठीक है, फिल्में दिखाया करता था। आगे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जसदेव, एक लड़का था, बहुत पिटाया था, सूबे सिंह बहुत पीटा था इसको, ठीक है। ये जसदेव जो है एक ब्राह्मण जाति का लड़का था, इसको जो है ठेकेदार जो है ना असगर ठेकेदार अपने साथ लेकर आया था, और ये एक बार पिटाया गया था। किससे पिटाया था? पूरा पिटाया था, सूबे सिंह से है पूरा पिटाया था, क्योंकि सूबे सिंह जो है वो मानो को बुलाया था, ठीक है, लेकिन जसदेव पहुंच गया था, उसके बाद उसको पूरा धुलाई दिया था, पूरा पिटा था, ठीक है। तो स्टोरी जो है बहुत हड़बड़ी कारण जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो है टाइम नहीं मिला, नहीं तो एक इंटरेस्टिंग करके एक एक चैप्टर को मैं आप लोगों को कंप्लीट कर देता, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बता दिए, आप एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खनाबदोस कहानी में किस वर्ग की विडंबना को, दुख को जो है उजागर किया था? श्रमिक वर्ग, ठीक है, श्रमिक वर्ग का जो है दुख को, दर्द को यहां पर दिखाया गया था, ठीक है, खासकर ईटा भाटे में जो काम करते हैं। खनाबदोस किस विद्या की रचना है? ये जो खनाबदोस है किस विद्या की रचना है? ये कहानी है, ठीक है, ये श्रमिक वर्ग की कहानी है। खनाबदोस कहानी में सुकिया और उसकी पत्नी, देखिए आगे ना सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सुकिया और उसकी जो वाइफ का नाम है मानो, ठीक है, क्या काम करते थे? ये दोनों क्या काम करते थे? ये दोनों काम करते थे ईंट पाथते थे। क्या करते थे? ईंटा पाथते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन 4। खनाबदोस कहानी में भट्टा मालिक कौन था? शुरू में मैंने बता दिया था, भट्टा का जो मालिक था वो कौन था? मुख्तार सिंह। क्या हो जाएगा? भट्टा मालिक मुख्तार सिंह, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये शहर चल गया था, उसके बाद इसका बेटा आया था, बेटा जो है एक नंबर का फालतू इंसान था। खनाबदोस कहानी में भट्टे के ठेकेदार कौन था? असगर, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर।
खनाबदोश कहानी की मूल संवेदना क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। खनाबदोश कहानी की मूल संवेदना है मजदूरों का जो अत्याचार होता था ना, मजदूरों का जो शोषण होता था, इस स्टोरी के माध्यम से दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कि खनाबदोश कहानी के अनुसार भट्टे पर सबसे खतरे वाला काम क्या है? तो सबसे खतरे वाला जो काम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरी का जो काम था ना, सबसे खतरनाक था मोरी वाला काम। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। खनाबदोश कहानी के मुख्य पात्र सुकिया और मानव का कौन सा लक्ष्य मिल गया था? इन लोगों को मिल गया था पक्की ईंटों का घर बनाना। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जमकर शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कल से जो है मॉर्निंग से मेरा ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा। यही अगर वीडियो होगा तो आप लोग एक काम करिएगा, ठीक है, जो मैं आप लोगों के बीच में अवेलेबल नहीं करवा पाया। ठीक है, पोएट्री सेक्शन यानी कविता को अच्छे से देख लीजिएगा। एक बुक 2 है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जो ग्रामर पोर्शन वाला था वो तो मैंने ऑलरेडी 100 जो क्वेश्चंस है वो दे दिया। ठीक है, और पैसेज को अच्छे से समझकर करना है, हिंदी उतना हार्ड नहीं है, अच्छे से करके जाइए। ऑल द बेस्ट, एकदम जमकर जो है अच्छे से तैयारी करके आप लोग जाइए और 4 कराइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग तो 12 में जमकर तैयारी करेंगे, शुरू से करेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।